हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 15 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रोजाना की तरह लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, इसका कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 8वां संस्करण मनाया गया। हैशटैग मेक वॉकिंग सेफ और हैशटैग मेक साइकिलिंग सेफ थीम के साथ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ओडीओपी योजना के तहत 12 नए प्रोडक्ट को ऐड किया हुआ है। टोटल उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की संख्या अब हो गई है 74 के आसपास में। ठीक है, 74 हो गई है। इसके अलावा रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट प्रदान किया गया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण स्थगित हुआ आईपीएल एक बार फिर से शुरू होगा 17 मई से। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया है। चर्चित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, इसके लेखक हैं रीता राममूर्ति गुप्ता। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप याद रखिएगा। भारत की निरुपमा देवी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रही। भारत मेडल से चूक गया, चाइना टॉप पर रहा। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था तालिबान में सरिया कानून की चिंताओं को चलते शतरंज पर बैन लगा दिया गया है। अफगानिस्तान में शतरंज नहीं रहेगा, चलेगा। श्रीलंका में आयोजित त्रिकोणीय सीरीज, महिला त्रिकोणीय सीरीज को जीत लिया है भारत ने श्रीलंका को हरा करके। और पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश बन गया है भूटान। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे के, जिनका आपने रिवीजन किया है 1 मिनट में। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक जरूरी बात साथियों, बहुत सारे लोगों ने अर्जुन बैच कल ज्वाइन किया। आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, रिवीजन आपका करने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस में कुछ पोर्शन छूट गया है, कुछ चीज़ें अभी तक आपका नहीं तैयार हो पाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया था, ये कोर्स लाया गया था। तो इसमें एडमिशन चालू है और प्राइस अभी घटा करके 199 पर कर दिया गया है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और जो भी पोर्शन बाकी रह गया हो उसको कंप्लीटली तैयार कीजिए। याद रखिए, सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है एनटीपीसी में, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। 4 जून से इसके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, अगले 15 दिनों तक चलेंगे उसके बाद। लेकिन आपके पास बेहतरीन समय है रिवीजन करने का। फटाफट से जा करके क्लास नोट्स आप ना, मतलब जैसे अगर वीडियो देखने का टाइम ना निकाल पाओ सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं, तो आप क्लास नोट्स वाले सेक्शन में चले जाना, पीडीएफ वाले सेक्शन में। और जितनी क्लास नोट्स मैंने हैंड रिटन दी हुई है उसको भी आप रीडिंग लगा डालोगे ना, तो बहुत इनफ हो जाएगा। आपको हर एक सिलेबस का पोर्शन कवर होना चाहिए, तब आप भाई या हथियार से लैस रहोगे तभी ना जाओगे पाकिस्तान पर अटैक करने। हथियार रहेगा नहीं तो कैसे अटैक करने जाओगे? उधर से अटैक आएगा तो फिर झेल नहीं पाओगे, है ना। अपने पास देखो S-400 और इसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए एयर डिफेंस सिस्टम था, शॉर्ट रेंज के लिए था, मीडियम रेंज के लिए था, तभी ना उनके हर प्रकार के अटैक को झेल लिए। तो सिलेबस कवर था अपना, है ना। तो इसलिए सिलेबस कवर होना जरूरी है। और जिनको अभी से तैयारी करनी है, शुरुआत करनी है, उनके लिए ये नया बैच आया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कीजिए 499 में। तो इस नए बैच में बिल्कुल कंप्लीट जीएस तैयार कराया जा रहा है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये है, ठीक है। तो पहले तो मजबूती अपने अंदर ला लो, पूरा सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद फिर युद्ध लड़ने जाओ, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे लोग ना बस फॉर्म भरने के लिए ये आते हैं, केवल फॉर्म भर दिए, फिर जब एग्जाम डेट आती है तब पढ़ना शुरू करते हैं। एमजेटी ऐप पर ये दोनों ही बैच मिलेगा आपको, किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित कर दिया? आयुर्वेद दिवस, जी हाँ, आयुर्वेद दिवस अब से 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अब तक तो मनाया जाता था, आप सुने भी होंगे, बहुत बार मैंने बताया भी था। बिल्कुल, अब तक आयुर्वेद दिवस जो है ये धनतेरस के दिन मनाया जाता था। धनतेरस के दिन, याद होगा, धनतेरस के दिन में धनवंतरी जी की जयंती पर, ठीक है, इनकी याद में। लेकिन अब फिक्स डेट घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार ने कहा है इस बार से 23 सितंबर को मनाया जाएगा और अब से हर साल 23 सितंबर को मनाया जाना शुरू होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए। गवर्नमेंट डिक्लेयर सितंबर 23 एज ए नेशनल आयुर्वेदा डे टू सेलिब्रेट इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको प्रमोट करने के लिए एक आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। अब आयुर्वेद दिवस है, लेकिन इसके तहत ही बाकी की और भी जो अपनी मेडिसिन की सुविधाएं हैं वो सभी इसी दिन प्रचार प्रमोट की जाएगी। जैसे कि आयुष मंत्रालय के तहत जो आती है
आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। आयुष मंत्रालय के तहत जो है आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी आता है। यहाँ पर केवल आयुर्वेद दिवस दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं केवल इसी को प्रमोट करेंगे। जितनी भी इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन है या ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, उन सबको इसी के जरिए सपोर्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। योग चिकित्सा हुआ, यूनानी हुआ, सिद्ध हुआ या होम्योपैथ हुआ, सबको हम लोग करेंगे। ठीक है जी। चलिए कमेंट करके मुझे बता दो आयुष मंत्री वर्तमान में कौन है। इससे पहले आयुर्वेद दिवस देखिए मैंने बताया था 2016 से शुरू हुआ था धर्मेंद्र जी की जयंती पर या धनतेरस पर, लेकिन अब फिक्स कर दिया गया है 2025 से कि अब 23 सितंबर को मनाया जाएगा। क्लियर रहेगा अब। चलिए अब आगे, कल इसके बारे में हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूपीएससी। यूपीएससी का नया चेयरमैन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं साथियों अजय कुमार। कौन? अजय कुमार। अजय कुमार, आपको ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे पहले भारत सरकार में 2019 से 2022 तक रक्षा सचिव रह चुके हैं, डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इनको नियुक्त किया गया है यूपीएससी का नया अध्यक्ष, ठीक है ना, पूर्व रक्षा सचिव को। तो इनका कार्यकाल कब तक होगा? 6 वर्षों का या फिर 65 वर्ष इनकी उम्र का, जो भी पहले हो जाए तब तक इनका कार्यकाल होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यूपीएससी का। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अच्छा, भारतीय संविधान में क्या इसका उल्लेख है? हाँ बिल्कुल, ये एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखना, संवैधानिक संस्था है। और इसके बारे में जिक्र अपने संविधान में कहां से कहां तक है, तो आप बताना। अनुच्छेद अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक, अनुच्छेद 323 तक इसका वर्णन है। ठीक है, यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, किसकी जगह पर आए हैं? प्रीति सूदन की जगह पर आए हैं। प्रीति सूदन इससे पहले थी। अगला, हाल ही में कौन विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने? विश्व कानून कांग्रेस या वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में अवार्ड मिला है इनको। ये अवार्ड पाने वाले पहले वकील बन गए हैं। नाम है भुवन रिभु। भुवन रिभु को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है भुवन रिभु, इन्हें ये मिला हुआ है। ठीक है ना, तो इन्होंने ऑनर फॉर चाइल्ड राइट के लिए इनको ये मिला है, इन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी हुई है। तो मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है विश्व विधि संघ या कहे वर्ल्ड जस्टिस एसोसिएशन, ज्यूरिस एसोसिएशन के द्वारा। कहां पर? डोमिनिकन गणराज्य नाम का एक देश है, वहां पर वर्ल्ड लॉ कांग्रेस आयोजित हुआ। उसी वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में, कांग्रेस मतलब एक समिट होता है, एक सम्मेलन होता है टाइप का, तो इसी में इनको ये सम्मानित किया गया है। भुवन रिभु ये बन गए हैं पहले भारतीय वकील। ओके, ये अवार्ड पाने वाले। अगला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने देश में कितने दिनों का तिरंगा यात्रा शुरू किया है? तो देखिए सरकार नहीं कहेंगे, पूरी तरीके से कहना सही नहीं होगा, ये बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया है, सरकार के द्वारा बैक्ड है। ठीक है ना, तो बीजेपी के द्वारा एक प्रकार से शुरुआत की गई है। 11 दिनों की ये तिरंगा यात्रा है ना, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है, इसलिए है ये शुरू किया गया। तो तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को बताएगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि पाकिस्तान ने इतना प्रोपेगेंडा फैला दिया है कि इस वजह से थोड़ा सा कुछ लोगों के माइंड में भारत में कंफ्यूजन बना हुआ है कि मतलब क्या वाकई में हम लोग की जीत है कि नहीं, क्या हम लोग अच्छे से बदला ले पाए कि नहीं। तो इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाएगी, साथ ही साथ देश को एकजुट करने का भी ये काम किया जाएगा। ठीक है, तो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में हम लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, इसके तहत 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान के बहुत सारे 11 से ज़्यादा एयरबेस तबाह किए गए और 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। इन सब उपलब्धियों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। साथ ही साथ जो अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि भाई न्यूक्लियर लीकेज वाला, उनके न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट हैं जहाँ रखे थे वो लोग स्टोरेज, उसको भी हिट किया गया। तो ये सब के प्रति यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी, बताया जाएगा लोगों को कि देखो हम लोगों ने कितना बड़ा काम कर दिया है। कनाडा में मार्क कार्नी, इनकी नई सरकार ने भारतीय मूल की किस महिला को देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया? तो कनाडा में मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मार्क कार्नी अभी चुनाव जीत गए थे, हालांकि चुनाव जीतने से पहले ही इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था इनकी पार्टी के द्वारा। इनकी पार्टी पहले तो जो जस्टिन ट्रूडो थे उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उन्हीं की पार्टी से मार्क कार्नी को नियुक्त किया था। ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए चुनाव लड़े और फिर इनकी ही पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की, तो एक बार फिर से मार्क कार्नी बन गए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी,
फिर अब सरकार का गठन करने की बात आई, कैबिनेट के गठन करने की बात आई, तो कैबिनेट गठन में देखिए अब किसको किसको नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें भारतीय मूल के अगर कोई हो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने देश की विदेश मंत्री को ही भारतीय मूल का नियुक्त कर दिया। नाम क्या है? अनीता आनंद। अनीता आनंद, अगर आपको याद हो, मैंने जब एक बार वीडियो बनाई थी कि कौन हो सकता है कनाडा का नया प्रधानमंत्री, तो उसमें मैंने जो एक्सपेक्टेशन की लिस्ट बताई थी ना, उसमें 5 से 6 लोगों की, उसमें मैंने अनीता आनंद का नाम भी लिया था। आप देखिएगा, ट्रेनिंग टॉपिक मैंने आपको वीडियो दिया था। तो अनीता आनंद वन ऑफ द पर्सन थी जब मार्क कार्नी फिक्स नहीं थे कि मार्क कार्नी बनेंगे, ठीक है। तब जब ये जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दिए थे और 5-6 नाम ऊपर आ रहे थे कि इनमें से कोई एक प्रधानमंत्री बन सकता है उन्हीं की पार्टी से, तब उनमें मैंने आपको बताया था कि अनीता आनंद भी रेस में थी। हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब इनको देखो बड़ा पद मिला है। उनका पूरा का पूरा कनाडा का विदेश मंत्रालय संभालेंगे। अब इससे जियोपॉलिटिक्स में कनाडा की थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है, खासकर इंडिया के रिलेशन में। इंडिया और कनाडा के रिलेशन जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर बहुत खराब हो गया था, आज तक के इतिहास में सबसे खराब हो गया था। और पन्नू को लेकर के और खालिस्तान को लेकर के मैंने इस पर समय समय पर अब आपको बहुत बार अपडेट दी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अनीता आनंद के आने की वजह से कुछ रिश्तों में सुधार आ सकता है, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय है ना, वो नाम के हैं तो भारतीय मूल के, ऐसा फील आता है कि चलो ये तो भारतीय मूल की हैं तो उस पर भारत के कुछ फेवर में करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। वो लोग होते भारतीय मूल के हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारत के खिलाफ भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, कमला हैरिस थी, वो अपने आप को जब वोट लेना होता था, चुनाव होना होता था, तो कहती थी हम तो भारतीय मूल के हैं, हमारा तो जन्म यहाँ हुआ था, वैसे हुआ था। लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान जो बाइडेन के, उन्होंने भारत के सपोर्ट में कभी कुछ नहीं किया था। तो ऐसे में देखा जाएगा कि अब ये अनीता आनंद का रुख कैसा रहता है, ठीक है। अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। खैर, यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं। इनके अलावा भी भारतीय मूल के 3 लोग और ऐड किए गए, टोटल 4 लोग जो हैं इनकी कैबिनेट में हैं, मंत्रालय में। कौन कौन? मनिंदर सिद्धू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री हैं ये। रूबी सहोता अपराध का मुकाबला करने के लिए। रणदीप सराय जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए। तो ये 4 लोग टोटल जो है इनको लेकर, अनीता आनंद को लेकर, भारतीय मूल के हैं कनाडा में, ठीक है, कनाडा में मंत्रालय में। कनाडा की राजधानी ओटावा होती है, कनाडियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी, इसका उपराष्ट्रपति ने विमोचन किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अभी एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो कि एक राज्यपाल की, किस स्टेट के? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से जो आदमी लिखता है अपनी कहानी। तो बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपनी कहानी लिखी है जनता की कहानी नाम से। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है जनता की कहानी, ठीक है ना। और जनता की कहानी डैश डैश मेरी आत्मकथा पूरा नाम है पुस्तक का। तो इसका अभी विमोचन किया गया है, तो लेखक पूछा जाएगा तो बंडारू दत्तात्रेय बताना और पूरा नाम इनका बताना। अब पिछले दिनों में भी बहुत सारी पुस्तकें आई थी, इनका रिवीजन अभी मैंने आपको कराया था, फिर से आज कीजिए। विन द बैटल ऑफ योर माइंड, रीता राममूर्ति गुप्ता ने लिखा। रामानुजन, जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा। लियो, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके, पीएस रनमन ने लिखा। मार्च ऑफ ग्लोरी, के आरुगमुगन और एलोर डिक्रूज ने लिखा। डीएस अलाई पुस्तक कैलाश सत्यार्थी की थी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। लाइफ ऑन मार्स, कलेक्टेड स्टोरीज, नमिता गोखले की पुस्तक है। द न्यू आइकॉन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौर्य की पुस्तक है। आई एम, श्री गोपीचंद हिंदुजा की पुस्तक है। एक होर अश्वत्थामा, चमन अरोड़ा जी की पुस्तक है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, अमिताभ कांत की है, ठीक है। अगला, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत या कहें एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है? एम सैंड को, एम सैंड के उपयोग को अब बढ़ावा दिया जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च की है कि भाई एम सैंड को या कहें कृत्रिम रेत को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाओ। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का, महाराष्ट्र अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग आर्टिफिशियल सैंड। इससे क्या होगा? इससे जो नदी वाला रेत है ना, उसका दोहन कम से कम हो पाएगा। होता क्या है कि नदियों के किनारे किनारे के जो रेत होते हैं, उनका भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जाता है, दोहन करके ले जाया जाता है, आगे चल करके उनका यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। तो इससे नदियों का कटाव और मृदा मृदा का कटाव, ये सब बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इन सब को रोकने के लिए देखिए, एम सैंड को कहा गया है कि भाई
जो कृत्रिम सैंड है, जो आर्टिफिशियल सैंड है, उसका उपयोग करो। प्राकृतिक सैंड का उपयोग कम से कम कर दो या करो कि ना करो। ठीक है, तो यहाँ नदी रेत को अत्यधिक दोहन को रोकना, इसी के लिए ये उद्देश्य से शुरू की गई है। अब एम सैंड बनाते कैसे हैं? एम सैंड जो है ये नदी वाला जो अपने आप से बन करके आता है उसको नहीं लेते हैं। एम सैंड में हम लोग जाते हैं कठोर चट्टानों के पास, ग्रेनाइट वगैरह जैसे हो गया, उसको पीस करके बनाया जाता है। अब ये निर्माण में समानता रहता है और मजबूती भी ज़्यादा हो जाती है इसकी, ग्रेनाइट पत्थर के। और बहुत सारे जो पथरीले इलाके हैं, जो पठारी इलाके हैं, वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, तो आसानी से ये लिया जा सकता है ना। लेकिन नदियों का कटान भी इसके थ्रू रुक जाएगा क्योंकि इसका उपयोग नहीं होगा। तो ये एक पंथ दो काज टाइप का है। मई 2025 में किसको ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में हरवंश चावला को। हरवंश चावला एक वरिष्ठ वकील हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ हैं। तो इनको ब्रिक्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स आप जानते हो, ब्रिक्स ये अभी आज के टाइम पर 10 देशों का संगठन हो गया है। 10 देश में इसमें 5 देश तो यही हैं फाउंडिंग मेंबर, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 और देश जुड़ गए हैं और मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि कब कब जुड़े हैं। जैसे 2024 में ये 4 देश जुड़े, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और ईरान। 2025 में यानी कि अभी 10वां सदस्य देश जुड़ा है, इंडोनेशिया। तो 10 मेंबर आज के टाइम पर हो गए हैं। इस बार अभी ब्रिक्स का जो समिट होने जा रहा है वो 17वां समिट होगा, जो कि ब्राजील में होगा 2025 का। 2024 वाला रूस के कजान में हुआ था। ये 6 से 7 जुलाई को होगा ब्रिक्स समिट, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टोटल 10 सदस्य हैं। 2009 में पहली समिट हुई थी, रूस में हुई थी। स्थापना लेकिन 2006 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आयोजित सीसीआई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? बिलियर्ड्स फिर आ गया। बिलियर्ड्स हो या स्नूकर, जीतता कौन है हमेशा? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी का नाम याद रखना। ये हैं भारत के दिग्गज, सबसे ज़्यादा विजेता बिलियर्ड्स और स्नूकर के मामले में। चाहे एशिया की चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड की चैंपियनशिप होती है, यही जीतते हैं। तो अभी मुंबई में सीसीआई का बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 हुआ और उसको भी जीत लिया इन्होंने। इन्होंने फाइनल में ध्रुव सितवाला को हराया है। ये नए उभरते खिलाड़ी हैं। अब पंकज आडवाणी के बाद जब दूसरा नाम आने वाला होगा ना, तो बस इन्हीं का नाम आएगा, ध्रुव सितवाला। अक्सर ये दूसरे स्थान पर देखे जाते हैं। खैर, इनका पंकज आडवाणी का ये तीसरा सीसीआई बिलियर्ड्स का खिताब था। अच्छा, एक टर्म आता है इसमें क्यू, क्यू, और कई बार पूछा गया है क्यू का संबंध किस खेल से है। ये कई बार एग्जाम में बना है। तो क्यू का संबंध है स्नूकर या बिलियर्ड गेम से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कई लोग इसमें शतरंज लगा कर चले आते हैं, नहीं, शतरंज का कोई मतलब नहीं है क्यू से। क्यू का संबंध स्नूकर या बिलियर्ड गेम से है। अगला, हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्बना अयप्पन का निधन हो गया? एक बहुत दुखद खबर देखने को मिली साथियों। एक बहुत ही फेमस महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन जी, ये कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 दिन से गायब चल रहे थे। और फिर लास्ट में अभी पता चला, कल इनकी बॉडी मिली है कावेरी नदी में। कावेरी नदी में इनकी बॉडी मिली है, मतलब आप समझो कि अब ऐसा तो है नहीं कि नेचुरल डेथ हुई होगी, है ना, कुछ न कुछ कारण रहा होगा। पद्मश्री से ये सम्मानित थे। और पद्मश्री से सम्मानित देखिए, साइंटिस्ट सुबन्ना अयप्पन फाउंड डेड इन कर्नाटका रिवर, कर्नाटक में एक रिवर में ये पाए गए। अब यहाँ पर आरोप वाली बात है, आरोप लगाना चाहो तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन बस वही बात है कि पर्यावरण के लिए काम कर रहे थे। मैं आपको हिंट स्वरूप ही बताऊंगा कि कई बार क्या होता है ना, कि कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर के पास के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, कि आप जो है ये वनों का दोहन ना करो, आप जंगलों को ना काटो, आप ये पर्यावरण की चीज़ें संरक्षित रहने दो, इस पर कुछ ना को एक्शन लो, तो कई कई बार उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो वही बात है। अब ये तो जांच का विषय है कि क्या होगा, क्या हुआ होगा इनके साथ, लेकिन कोई पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति ऐसे नदी में डूबकर तो नहीं मिलेगा। तो कावेरी नदी में इनका शव पाया गया, कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में, और 2022 में ही अभी इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीएस सफलता बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एमजेटी ऐप से जाकर।
कल मैंने आपसे पूछा था आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में स्टेज 2 ये कहां पर हुआ था, तो संघाई चाइना में हुआ था। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाया है, वो है विराट कोहली। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की थी। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करना, और इसका आंसर आप जानते हो कल दिया ही जाएगा आपको। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।